डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना फैकल्टी मेंबर आस्था एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगेन एक नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ेंगे मिर्च मक्का की खेती। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, एक जनरल का हो चुका है, 2 क्रॉप के हो चुके हैं। जिस किसी ने भी नहीं देखे हों पहले पुराने 2 लेक्चर देख ले, ताकि वहाँ से आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरह से हम क्लास को रन कर रहे हैं। तो आज मक्का की खेती के बारे में बात करेंगे और स्टार्ट करते हैं जनरल से। थोड़ा सा सबको पता है वानस्पतिक नाम के बारे में, हर किसी ने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में। तो ये मोस्टली यूपी कैडेट के लिए है, क्योंकि 12th में जो बुक चल रही है उसमें वेजिटेबल्स और पोमोलॉजी आपकी फ्रूट साइंस है। तो ये फर्स्ट ईयर और यूपी कैडेट के टेस्ट के एग्ज़ाम को देखते हुए रखा गया है। तो जैसा कि सबको पता है वानस्पतिक नाम जिया मेज होता है, उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है, फैमिली ग्रेमनी या पोएसी है, गुणसूत्र संख्या 20। जनरल क्वेश्चन है, मोस्टली गुणसूत्र ध्यान रखना है इसका और उत्पत्ति स्थान। उसके बाद इसमें पोषक तत्व की मात्रा जैसे का बताया गया है। कार्बोहाइड्रेट 70% होता है, स्टार्च मतलब तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना। प्रोटीन कितना पाया जाता है, मोस्टली प्रोटीन इसमें और लेग्यूमिनस वाली फैमिली में सभी में प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा याद रखना। जो सीरियल क्रॉप में उनमें प्रोटीन कितना कितना पाया जाता है, क्योंकि प्रोटीन से क्वेश्चन एक ना एक आ जाता है। तो और वसा की मात्रा 4 से 5% होती है। तो कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर एक तो उत्पत्ति स्थान वाला है, दूसरा इसमें गुणसूत्र, कार्बोहाइड्रेट। 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से उठते हैं। तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे चलते हैं न्यू स्लाइड पे। तो मक्के की कई वैरायटी उगाई जाती हैं यूएसए से लेके। सबसे ज़्यादा मक्का यूएसए में उगाया जाता है, उसके बाद हमारे यहाँ। तो कौन कौन सी वैरायटियाँ यहाँ पर उगाई जाती हैं, तो उस वैरायटियों को यहाँ पर डिस्क्राइब करा गया है, रखा गया है। जो इनके वानस्पतिक नाम जो हैं ये पूछे जा सकते हैं, इससे पहले भी पूछे गए हैं, 1-2 इसमें से आ जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उनके वानस्पतिक नाम और उनके कॉमन नेम के हिसाब से देख लेना इसको। तो जैसा कि लिखा है फ्लंट कॉर्न, यहाँ पर इसको जिया मेज इंडूराटा इसका वानस्पतिक नाम है, इसको याद रखना है। क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन उठेगा कि वैरायटीज और उसका उपनाम, तो यहीं से आएगा, क्योंकि उपनाम के हिसाब से इसमें वानस्पतिक नाम ही बनता है यहाँ से क्वेश्चन। तो और उसके बाद डेंट कॉर्न जिया मेज इंडेंटाटा, ये एक ही में है, इसको अलग अलग कर दिया गया, ये एक ही में है जिया मेज इंडेंटाटा। आगे एक डिस्क्लेमर इसमें दिया, ये अमेरिका में की जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें वानस्पतिक नाम सभी के याद होने चाहिए। पॉडकॉर्न जिया मेज ट्यूनिकाटा, उसी तरह स्वीट कॉर्न जिया मेज सेकेराटा, लास्ट बचता है पॉपकॉर्न जिया मेज इबर्टा। तो इसमें इंपॉर्टेंट इतना यही बनता है कि इसमें वानस्पतिक नाम और इसके कॉमन नेम जो भी हैं ये याद रखने लायक हैं, क्योंकि ये वैरायटी अगर आएगा क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। उसके बाद अगले स्लाइड पे चलते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चन रखे गए हैं जो यूपी कैडेट में पूछे जा सकते हैं, और उसी को देखते हुए पेपर सेट किया गया यहाँ पर। बाकी डिटेल में अगर आपको जानना हो तो आप ऑफलाइन क्लासेस में आएँ, डिटेल में आपको बताया जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी यहाँ से बन सकते थे वो रखे गए यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन यही है, पीलेपन का कारण। मक्के में सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन यही बनता है। मक्के में जिया जेंथिन होता है, प्रोटीन होती है जीन। कौन सी प्रोटीन? जीन प्रोटीन पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। बहुत कॉमन क्वेश्चन ही कैडेट में आते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता। उसके बाद मक्के में मादा पुष्प को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिल्क बोलते हैं, इंग्लिश में सिल्क, जिसको लिखना हो लिख ले, सिल्क बोलते हैं। उसी तरह मक्के में मादा पुष्प को निकलने की क्रिया, मादा पुष्प निकलने की क्रिया को बताया गया, क्या बोलते हैं, तो सिल्किंग बोलते हैं। कुछ खास नहीं है, बोलते हैं जैसे मक्के के मादा पुष्प को सिल्क बोलते हैं, निकलने की क्रिया सिल्किंग हो जाती है, ठीक है। उसी तरह नर पुष्प को क्या बोलते हैं, टेसल बोलते हैं, और निकलने की क्रिया टेसलिंग हो जाती है, और हटाने की क्रिया डीटेसलिंग हो जाएगी। डीटेसलिंग, हटाने की क्रिया डीटेसलिंग, निकलने की क्रिया टेसलिंग, और मक्के के नर पुष्प को बोलते क्या है, तो टेसल बोलते हैं, ठीक है। और एक अवस्था इसमें और आती है कि मक्के में कौन सी अवस्था पाई जाती है, तो मक्के में प्रोटेंडरी अवस्था पाई जाती है, ठीक है। और ये बाकी डीप में आपसे पूछेगा नहीं, इतना ही जानिए। बाकी डिटेल में पढ़ना हो तो ऑफलाइन कोचिंग में आ जाइए, वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा हर चीज़ को। नीचे लिखा गया है भाई, नरपुष्प को हटाने की क्रिया डीटेसलिंग कहलाती है। उसके बाद है मक्के का पौधा तथा मक्के का पौधा उदासीन एवं परपरागित एवं उदासीन होता है। उदासीन का मतलब यहाँ पे वही है डे न्यूट्रल, C3 C4 डे न्यूट्रल, वहाँ से इसका उदासीन का मतलब, उदासीन का और कुछ मतलब नहीं है। मक्के में मोनोसियस एवं प्रोटेंडरी अवस्था पाई जाती है, मैंने अभी इससे पहले बता चुका हूँ। मक्के में प्रोटेंडरी का मतलब क्या होता है, मक्के में नर भाग का पहले परिपक्व हो जाना,
उस अवस्था को प्रोटेंडरी कहते हैं, ये बायो में आप पढ़ेंगे। और उसके बाद इसमें मोनोसियस अवस्था पाई जाती है। मोनोसियस का मतलब क्या होता है? मोनोसियस का मतलब होता है एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग होते हैं। अब इसमें होता कैसे, मक्के में पर परागण पाया जाता है, पर परागित फसल है, पर परागित क्यों होती है और प्रोटेंडी अवस्था पाई क्यों जाती है, इसमें कौन सा ऊपर और कौन सा नीचे पाया जाता है, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इसमें पर परागित आ जाती है। मोनोसियस हो गया आपका, मैंने बता दिया, एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं, मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, एक ही प्लांट पर होते हैं। अगर अलग अलग प्लांट पे हो जाएंगे तो वही स्थिति डायोसियस में चली जाएगी। ठीक है, नीचे लिखा है मक्के का पौधा होता है C4, डे न्यूट्रल, उदासीन एवं परपरागित। कॉमन क्वेश्चन इससे ऊपर भी लिख रहा है यही सेम चीज़। मक्के में मोनोसियस एवं प्रोटेंडी अवस्था पाई जाती है, सेम चीज़ डबल रिपीट है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पर मक्के से संबंधित रखे गए हैं। बाकी चलते हैं अगली स्लाइड में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो भी लग रहे थे मैंने आपको बता दिया। पीलेपन का कारण था, हटाने की क्रिया, निकलने की क्रिया नर और मादा पुष्प दोनों में बनती है। उसके बाद मक्के में किस तरह का पौधा है, परपरागित फसल है, प्रोटेंडी अवस्था पाई जाती है। प्रोटेंडी वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोटेंडरी वाला याद रखना। आगे स्लाइड पे आते हैं, इसकी सीड रेट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है सीड रेट याद रखना। सीड रेट से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। सीरियल्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट क्रॉप हैं, 7-8 सीरियल्स में क्रॉप आती हैं, तो सातों क्रॉप को आपको बेसिकली मेजर क्रॉप में आती हैं, इसीलिए इन सीरियल्स की सभी क्रॉप को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद हाइब्रिड, संकर मतलब हाइब्रिड। हाइब्रिड में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। ठीक है, संकुल में 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर रखते हैं। चारे के लिए ये पूछा गया इससे पहले, चारे वाला क्वेश्चन 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। मोस्टली हाइब्रिड चारे वाला याद रखना है। सामान्य एवं देसी में 12 से 18। अंतर स्पेसिंग मोस्टली नहीं पूछी जाती है, बट याद रखना है इसको, 60x20 सेंटीमीटर रो टू प्लांट होती है, मतलब पंक्ति से पौधे की दूरी। उसके बाद मक्के में सिंगल क्रॉस टेक्निक की खोज की थी, इसका केवल साइंटिस्ट याद रखिए, ये आपके ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, EM ईस्ट। उसके बाद मक्के में डबल क्रॉस टेक्निक की खोज की थी, DF जोन्स और GH सल। अलग अलग कर दिया है इसको, मक्के में डबल क्रॉस, DF जोन्स और GH सल एक ही क्वेश्चन है, ये अलग अलग कर दिया गया इसको। मक्के में डबल क्रॉस टेक्निक की खोज GH सल और DF जोन्स ने करी थी, इसमें अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही में होना चाहिए। तो बाकी सिंगल क्रॉस के EM ईस्ट और GH सल, ये दोनों ऊपर वाले में ही आएगा। मक्के में सिंगल क्रॉस टेक्निक के कुछ EM ईस्ट और GH सल दोनों एक ही में है। ये DF जोन्स डबल क्रॉस में आते हैं, केवल मिस्टेक हो गई है वैसे ये। तो यहाँ से आपको सीड रेट से 4 क्वेश्चन इसमें 4 तरह की दी हुई है, तो हाइब्रिड की याद रखना है और चारे के लिए मोस्टली याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर मक्के में डबल क्रॉस टेक्निक की खोज DF जोन्स ने करी थी और सिंगल क्रॉस टेक्निक की खोज EM ईस्ट एंड GH सल ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मक्के में 1 हेक्टेयर में कितने प्लांट होने चाहिए अच्छी पैदावार होने के लिए, वही यहाँ पर लिखा गया है। मक्के में पैदावार अच्छी लेने के हेतु 1 हेक्टेयर पौधों की संख्या तो 60 से 65 हज़ार। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। मक्के में और कपास में, मक्के में, कपास में, जूट में, इन तीनों में पौधों की संख्या से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको मोस्टली याद रखें, इंपॉर्टेंट है, भूलें नहीं, इसको नोट डाउन कर लें, अपने नोट्स बना लें, इसको पॉज करके वीडियो को नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद IARF 1961 में मक्के की एक प्रथम संकर प्रजाति गंगा एक प्रजाति बनाई थी। उसके बाद दूसरी थी डेक्कन, तीसरी रंजीत, चौथी गंगा 101। ऐसे पूछा नहीं जाएगा, बस यही पूछा जाएगा मक्के की IARF द्वारा विकसित कौन सी प्रजाति है या प्रथम प्रजाति कौन सी है, तो गंगा 1। ठीक है, बाकी ये प्रजातियां वैसे याद रखनी है जैसे नॉर्मली याद रखते हैं। ठीक है, संकुल प्रजातियां कौन कौन सी है, संकुल में ध्यान देना क्योंकि ये प्रजातियां बहुत ज़्यादा कई बार पूछी गई हैं, इसमें सारी इंपॉर्टेंट प्रजातियाँ हैं। किसान, विक्रम, जवाहर, हाई स्टार्च, सोना, इसकी नंबरिंग कर लेना, ये नंबरिंग नहीं करी है यहाँ पर। शक्तिमान 1 2 3 4 कोई एक वैरायटी नहीं है, 4 वैरायटी हैं। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3, शक्तिमान 4, ये 4 वैरायटियां हैं। उसके बाद रबी ऋतु में मक्के की उपयुक्त प्रजाति लक्ष्मी। रबी ऋतु में मक्का कहाँ उगाया जाता है, बिहार में उगाया जाता है, इसीलिए रबी ऋतु के नीचे दी हुई है, आगे लिखा होगा स्लाइड में। टॉप क्रॉस से विकसित प्रजातियां,
तो टॉप क्रॉस से अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि टॉप क्रॉस से विकसित मक्के की लिखने की तो कौन सी प्रजाति है, 4 मल्टीपल ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कोई एक प्रजाति यहाँ से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, प्रोटीना, शक्ति और रत्ना। OPEC2 जीन की बात की गई है। मक्के में प्रोटीन को बढ़ाने के लिए OPEC2 जीन का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर लेना और ये तीनों वैरायटी याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली। मक्के में स्टिल्ड जड़ें पाई जाती हैं। अक्सर आपने पौधे में देखा होगा, ये जड़ है तो ऐसे करके बहुत सारी जड़ें निकली होती हैं जो पौधे को स्थायी रखती हैं। पौधे को स्थायी करने में ये सहायक जड़ें होती हैं, इन्हीं को स्टिल्ड जड़ें बोलते हैं। जब जाओगे तो खेत में देखना इस तरह की जड़ें दिखती हैं, उसी को स्टिल्ड जड़ें बोलते हैं। ये तीनों में पाई जाती हैं, मक्के में, ज्वार में, बाजरा में, तीनों में पाई जाती हैं। ठीक है, रबी ऋतु में मक्का बिहार में उगाया जाता है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ। रबी ऋतु में मक्का बिहार में उगाया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट यही है OPEC2 जीन का क्वेश्चन और टॉप क्रॉस से विकसित 3 प्रजातियाँ, तो ये तीनों नोट डाउन कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मक्के में लगने वाले रोग, सबसे ज़्यादा फेमस रोग तो यही है, सफ़ेद कल का रोग मक्के में, और कीट लगता है चिलोपार्टुलस। ठीक है, तो मक्के में सफ़ेद कल का रोग जिंक की कमी से लगता है। कमी से लगता है, इस चीज़ को विशेष फोकस करें क्योंकि कई में जैसे धान में अकोची रोग H2S की अधिकता से लगता है या H2S की कमी से लगता है, उन चीज़ों को ध्यान रखें कौन सी कमी है कौन सी ज़्यादा है। तो जिंक की कमी से लगता है सफ़ेद कल का रोग। वाइट बर्ड कभी कभी इस तरह से भी लिख के आ जाता है, वाइट बर्ड। ठीक है, तो थोड़ा इंग्लिश टर्म को भी ध्यान दें, इंपॉर्टेंट होते हैं। जिंक की कमी से लगने वालों। ठीक है, तना छेदक स्टेम बोरर, ये बोरर है। ठीक है, काटे दो, गलती लिखा है पूरा, स्टेम बोरर। ठीक है, चीलोपा, ये भी गलत है, चिलोपार्टुलस, ये कीट का नाम है। ठीक है, साइंटिफिक नेम है, याद रखने क्योंकि ये पूछे जाते हैं। साइंटिफिक नेम हर किसी कॉजल ऑर्गेनिज्म जितने भी कवक द्वारा होते हैं, कौन से कवक का नाम क्या है, कौन से कीट का क्या साइंटिफिक नेम है, ये सारे याद रखने हैं। मैं इससे पहले धान में भी बता चुका हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था टुंगरू डिजीज का वाहक, वेक्टर, वाहक मतलब जो डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है, तो वेक्टर था निफोटोटिक्स निग्रोपिक्टस और निफोटोटिक्स बायरेसेंस, 2 वैरायटी थी उसमें, तो दोनों याद रखनी थी। इसी तरह से हर किसी में अगर साइंटिफिक नेम आता है तो वो एक जगह नोट डाउन करके उसको याद करना क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मक्के की फसल में सिंचाई के लिए उपयुक्त समय कौन कौन सा होता है। तो टेसलिंग स्टेज, सिल्किंग स्टेज। टेसलिंग स्टेज मतलब जब नर पुष्प निकलते हों, सिल्किंग स्टेज मतलब जब मादा पुष्प निकलते हों। पता कैसे करेंगे, वो एक्सपीरियंस के आधार पर आएगा, उसमें देख के आप ऐसे नहीं बता सकते। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं NPK की उपयुक्त मात्रा कितनी होनी चाहिए फसल के लिए। तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और पोटेशियम 40 किलोग्राम। ठीक है, देते कब हैं, नर्सरी स्टेज पे पहली बार देंगे, सेकंड टाइम कब देंगे, घुटनी स्टेज पे। तो घुटनी स्टेज को डिफाइन कर देता हूँ। घुटनी स्टेज का मतलब है जब वो घुटने, हमारे पैर के घुटने की इतनी बड़ी हो जाएगी तब एक हम उसको ब्रॉडकास्ट कर देंगे। ये एक जनरल अपीयरेंस के आधार पर इसको लिखा गया है, तो बाकी और इसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, मक्के की फसल के लिए उपयुक्त टेम्परेचर या तापक्रम कितना होना चाहिए जिससे उसकी उचित पैदावार ली जा सके। ठीक है, और अच्छा प्रोडक्शन हमको मिल जाए। तो 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, इतने में हमको एक अच्छी पैदावार मिल जाएगी और हमारा कोई भी हार्मफुल इफेक्ट फसल पे नहीं पड़ेगा इतने टेम्परेचर तक। उसके बाद उपज की बात करी गई है। संकर फसल के लिए हाइब्रिड क्रॉप अगर हमने लगाई है तो कितना उपज हमको प्राप्त हो जाएगी, 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर होगा। यहाँ पर गलत लिख गया ये कुंटल, यहाँ पे कुंटल कर लेना। 50 से 60 कुंटल होगा, यहाँ पे 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर। देसी में 40 से 50। एक ये लिखा है AIC, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज पे चला था ये पहली बार 1957। इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन आप में आते नहीं है। बस हाँ, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च, हाँ ठीक है, कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज 1957 में चला था, मेज के ऊपर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। बाकी जो उपज थी, उपज से क्वेश्चन कम आते हैं, जो मैंने पीछे क्वेश्चन बताए थे उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उस पर ख्याल रखें। बट हाँ, ध्यान इसको भी रखें, ऐसा नहीं इसको भूल जाएं। ठीक है, तो यहीं पर एंड करते हैं हमारी क्लास को, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।